हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर की प्रशिक्षुओं के लिए जो आपके रिसेंटली पेपर हुए थे 2019-2018 बैच के 4 सेमेस्टर के, उस पेपर के जो सोल्यूशन की हम सीरीज चला रहे थे, उस सीरीज का हम लेकर आए आपका नेक्स्ट वीडियो। ये वीडियो नंबर 6, आपका 6 पेपर, आपका जो छठा पेपर है हिंदी का, उस पेपर का सोल्यूशन इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी का पेपर जो होता है आपका 25 नंबर का होता है। इस पेपर में आपके 5 बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, 6 अतिलघुत्तरीय प्रश्न और 7 लघुत्तरीय प्रश्न का समावेश होता है। तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार है। आपको पता होना चाहिए कि ये किसका महाकाव्य है लिखा हुआ, काफी आसान है, बहुत पढ़कर वही चले आ रहे हैं। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है आपके पास सियाराम शरण गुप्त। और नंबर 4 दे रखा है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस क्वेश्चन का है वो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। तो क्या है आपका जो पहला क्वेश्चन है साकेत महाकाव्य, इसके जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। अब हम इसके बाद बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। उच्चारण के समय ध्वनियों के समुचित आरोह अवरोह को कहते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन है स्वराघात, ऑप्शन नंबर 2 लय, ऑप्शन नंबर 3 गति और ऑप्शन नंबर 4 विराम। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका दूसरा लय। उच्चारण के समय जो उचित आरोह और अवरोह होता है वो लय के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि अनुस्वार के बाद यदि पा वर्ग का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। क्या है कि अनुस्वार, अगर हमारे पास कहीं भी अनुस्वार दे रखा है और उसके बाद जो पा वर्ण का अगर व्यंजन, पा वर्ग का व्यंजन आएगा, तो आपका जो अनुस्वार का उच्चारण होता है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए, जब पा वर्ग का हमारे पास अनुस्वार के बाद व्यंजन आता है तो उसका जो उच्चारण होता है वो किस तरीके से होता है, अभी हम बताएंगे। पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की, ऑप्शन की। आपका ऑप्शन दे रखा है जा, ऑप्शन नंबर 2 माँ, ऑप्शन नंबर 3 गा और ऑप्शन नंबर 4 सा। तो इस क्वेश्चन का भी आपका जो है वो दूसरा आंसर सही है, माँ। क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जितने भी अनुस्वार होते हैं, अनुस्वार के बाद जो जिस वर्ग का वर्ण होता है, अनुस्वार जो होता है उसी वर्ग का पंचम वर्ण होता है। अगर हम बात करते हैं कि पा वर्ग अनुस्वार के बाद, तो अनुस्वार के बाद पा वर्ग वाला ऐसा कोई वर्ण, जैसे हम बात कर लेते हैं संपर्क। ठीक है, तो संपर्क में यहाँ पे जो अनुस्वार लगा है इसका हम उपयोग किस तरीके से कर रहे हैं, संपर्क, मतलब उच्चारण में हम क्या बोल रहे हैं, ये माँ। इसी तरीके से अगर हम कोई अदर वर्ड की बात करें जैसे संगम, तो संगम में देखिए अनुस्वार के बाद हमारे पास गा आ रहा है, तो गा के लिए यहाँ पर जो अंगा है, जो अनुस्वार से संगम, अंगा की तरीके से इसका जो है उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड दे रखा था संपर्क, तो यहाँ पे अनुस्वार जो था, अनुस्वार के बाद पा वर्ग था, तो पा वर्ग में आने पर अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, माँ के तरीके से होता है। और बाकी हम जानते हैं कि किसी अगर अनुस्वार के बाद जो भी व्यंजन आता है उस अनुस्वार का जो उच्चारण होता है उस वर्ग के पंचम वर्ण की तरीके से ही होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। आपके देखिए ऑप्शन दे रखे हैं विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है विष्णु गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है शिव पूजन और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है आपके पास कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र। तो आपका जो आवारा मसीहा है इसके जो लेखक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, वो है विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर। इस क्वेश्चन का आपका पहला ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है कि काव्य की आत्मा है। आपका ऑप्शन दे रखा है रस, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दूसरा छंद, तीसरा अलंकार और चौथा है उपरोक्त सभी। तो काव्य की आत्मा आपको कहीं कहीं मिल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर की रस हो सकता है,
लेकिन जो काव्य की आत्मा है वो काव्य के सौंदर्य को कहा जाता है। और काव्य के सौंदर्य में 3 ही तत्व होते हैं आपके, रस, छंद और अलंकार। ये तीनों ही तत्व जो होते हैं वो काव्य के सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से जो काव्य की आत्मा हुआ, तो ये तीनों ही हुए, मतलब कि आपका जो चौथा आंसर है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी यानी सभी में कौन कौन? रस, छंद और अलंकार, सारे इसके अंतर्गत आएंगे। तो इस तरीके से आपके जो 5 के 5 एमसीक्यू बात है वो हमने बता दिए। तो काफी इजी थे, लगभग आप सभी के 5 के 5 सही होंगे। अब हम बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अति लघुत्तरी सेक्शन का आपका पहला क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें हमसे पूछा गया है कि अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष क्या है? अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष के 2 प्रमुख कारण। तो अगर हम अनिवार्य संस्कृत में बात करें उच्चारण दोष काहे से होता है, तो जैसे आपका हिंदी में होता है उसी तरीके से संस्कृत में भी। तो उच्चारण दोष जो होता है काहे किस कारणों से होता है, जैसे कि संस्कृत की ध्वनियां तथा उनके उच्चारण स्थानों के बारे में अगर सही से जानकारी नहीं तो हमारा जो है उच्चारण दोष आ जाता है। इसके अलावा क्या है कि ध्वनि की व्यवस्था, लय, तुक, ताल, बलगति, इन चीजों के बारे में अगर सही से जानकारी नहीं होती या इनके बीच में कॉम्बिनेशन नहीं सही से बैठता तो हमारे पास जो है वो आपका कह सकते हैं कि संस्कृत के उच्चारण में दोष आ जाता है। इसके अलावा इसी क्षेत्रीय बोली का अगर आपका प्रभाव पड़ रहा है तो उसका भी फर्क पड़ जाता है आपका उच्चारण में। तो ये सब तरीके होते हैं जिनके चक्कर में आपका अनिवार्य संस्कृत में उच्चारण दोष आता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि नीति का कोई एक श्लोक लिखिए। आपको अपनी शनिवार संस्कृत की बुक से कोई भी एक श्लोक लिखना है जो आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको एक श्लोक ना आता हो संस्कृत का, आता ही होगा, कोई भी लिख सकते हैं। जैसे नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदम प्यापो न शोष्यति मारुता। तो इस तरीके से आपका अगर कोई भी श्लोक आ रहा है तो आपको लिख देना है। अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है कि कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। क्या है? कहानी के 2 प्रमुख प्रकारों के नाम बताने हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो कहानी के 2 प्रमुख प्रकार, देखिए 2 प्रकार के बारे में बात करनी है। तो पहला होता है आपका एक होती है घटना प्रधान कहानियां। क्या है? घटना प्रधान कहानियां। दूसरा होता है, दूसरी आप कह सकते हैं आपकी मनोवैज्ञानिक कहानियां। मनोवैज्ञानिक कहानियां। घटना प्रधान कहानी मतलब ऐसी कहानी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है घटना, जिसमें किसी घटना के बारे में उसका वर्णन किया गया हो, वो हो जाएंगी आपकी घटना प्रधान कहानियां। और मनोवैज्ञानिक कहानियां मतलब ऐसी कहानियां जिसमें हम आचरण या चरित्र निर्माण के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आपकी ये हो जाती है आपकी मनोवैज्ञानिक कहानियां। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा एक संयुक्त अक्षर। 6 वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो आपका 6 वर्ण होता है वो 2 वर्णों का मेल होता है। कौन कौन से? का और सा। इन दोनों का जब मेल होता है तब हमारे पास निकल के आता है कौन सा? 6 वर्ण। तो 6 वर्ण जो होता है वो का और सा, इन दोनों का मेल होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी में गद्य की कोई भी 2 विधाएं हैं तो कोई भी 2 विधाओं के नाम हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपकी क्या हो जाता है गद्य में आपकी एकांकी, कहानी, यात्रा, वृतांत, कुछ भी करके हमें गद्य की विधाएं हम लिख सकते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है कि स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची। तो स्वर्ण माने हम जानते हैं स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची लिखना। तो स्वर्ण का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सोना। एक हो जाता है आपका कनक। तो ये हो गया आपके स्वर्ण शब्द के पर्यायवाची। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ से जो आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन थे उनका सेक्शन खत्म हो गया। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे लघुत्तरी प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 12 की लघुत्तरी सेक्शन का पहला क्वेश्चन है
दे रखा है हमारे पास जीवनी तथा आत्मकथा में कोई 4 अंतर बताइए। क्या है जीवनी और आत्मकथा में हमें कोई 4 अंतर बताने। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीवनी की, तो जीवनी क्या होता है, जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लिखी जाती है। क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर लिखी जाती है। और जो आत्मकथा होता है उसे क्या है, और जो जीवनी होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर लिखी जाती है। लेकिन इसकी तरह आत्मकथा में क्या था, आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं अपने ही जीवन पर लिखी जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि जीवनी जो होती है, जीवनी में यह आवश्यक नहीं होता है कि लेखक जीवनी लिखने वाले व्यक्ति की गहराइयों से परिचित हो, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि उस चीज को हम गहराइयों से परिचित हो। लेकिन आत्मकथा में क्या होता है, अपने जीवन से व्यक्ति अपने लिए लिखता है तो अपने जीवन से हर एक गहराइयों से वो अच्छी तरीके से परिचित होता है। जीवनी में क्या होता है, जीवनी लिखने वाले लेखक को जीवनी लिखने के लिए यह सामग्री श्रोताओं के माध्यम से इकट्ठा करनी पड़ती। अगर हम किसी के लिए जीवनी लिख रहे हैं तो इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो हम दूसरे लोगों से इकट्ठा करते हैं। लेकिन आत्मकथा में ऐसा नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वयं के लिए लिखता है तो उसके लिए अपने जीवन के वृत्तांत और जो भी आपकी घटना है उनके बारे में हमें श्रोताओं की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सोर्स नहीं चाहिए होता, हमें सब पता था और हम वहीं से उठा के उन्हें लिख देते हैं। और जीवनी क्या होती, जीवनी जो होती वस्तुनिष्ठ होती है, लेकिन जो आपकी आत्मकथा होती है वो क्या होती है, वो आत्मनिष्ठ होती है। तो ये हो गए मुख्य अंतर आपके जीवनी और आत्मकथा में। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दे रखे कि प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रत्यय और उपसर्ग में अंतर बताने के लिए कुछ ज्यादा खास है ही नहीं, सब जानते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होता है। तो प्रत्यय क्या होते हैं, वे सब प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के आदि में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में सार्थकता लाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। जैसे कि हमारे पास अगर कोई दे रखा है प्रत्यय प्रकार, अगर हम इसमें कोई शब्द जोड़ दें प्रकार तो ये हमारे पास बन गया प्रकार। ऐसे ही प्रा में अगर हमने कुछ दूसरा जोड़ दिया भाव तो ये हो गया प्रभाव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रत्यय जो शब्द के आदि में जुड़ते हैं और शब्द के अर्थ में सार्थकता लाते हैं, एक सार्थक शब्द बनाते हैं। लेकिन जो हमारा उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, जैसे हमारे पास है इक, ये हमारा उपसर्ग है। ये क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अंत में क्या लाते हैं, सार्थकता लाते हैं अर्थ में। तो इक प्रत्यय होता है हमारे पास, तो इक प्रत्यय से हमारे पास कौन सा शब्द बन सकता है, जैसे इक प्रत्यय के हिसाब से अगर हम कोई भी शब्द बना रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एक ऐसे लेखिक। और भी अगर हमारे पास प्रत्यय होते हैं जैसे ता प्रत्यय है। इसके अलावा जो भी प्रत्यय है, सारे प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के उसके अंत में क्या करते हैं, अर्थ में सार्थकता लाते हैं। तो प्रत्यय उपसर्ग में क्या फर्क होता है, मुख्य जो प्रत्यय होता है वो शब्द के आदि में जुड़ता है, शुरुआत में जुड़ता है, और जो आपका उपसर्ग होता है वो शब्द के अंत में जुड़ता है या अंत में ही जुड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास दे रखा है कि मौन वचन क्या होता है। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 कि मौन वचन क्या है। तो मौन वचन क्या होता है, जब हम जानते हैं कि वचन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, एक सस्वर वचन और मौन वचन। तो मौन वचन में क्या होता है, जो लिखित सामग्री हमारे पास होती उसको हम अपने मन ही मन में पढ़ते हैं, बिना आवाज के, मुंह को मतलब अपने होठों को बिना हिलाए उन चीजों को पढ़ते, केवल मन से आंखों से देख के ही पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जो वाचन होता है उसको कहते हैं मौन वचन। इसके एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इसमें मौन वचन में थकान कम होती है, अभिव्यक्ति करने, और आपका जो भी कंटेंट आप पढ़ते हैं वो आपको ज्यादा स्पीड से याद हो जाता है मौन वचन में, अकॉर्डिंग टू सस्वर वचन। सस्वर वचन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है और उसमें थकान भी जल्दी आती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है हमारे पास की अनुच्छेद का उचित शीर्षक चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या है, अनुच्छेद का जो उचित शीर्षक चयन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या कि अनुच्छेद के प्रारंभिक व अंतिम भाग में शीर्षक का प्रायः निहित होता है। शीर्षक के जो आपका अनुच्छेद का प्रारंभिक भाग होता है और अंतिम भाग, दोनों भाग में शीर्षक प्रायः निहित होता है। तो इसके लिए इन भागों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा क्या करना चाहिए कि अनुच्छेद को तब तक पढ़ना चाहिए
जब तक कि भावार्थ भली बात समझ में ना जाए। मतलब ये नहीं है कि आपने अनुच्छेद एक बार पढ़ा और समझ में आया नहीं आया छोड़ दिया। अनुच्छेद को तब तक पढ़ना चाहिए जब तक उसका भावार्थ समझ में ना आ जाए। इसके अलावा क्या है, अनुच्छेद के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर देना चाहिए। अगर हमें अनुच्छेद में कुछ अच्छा पॉइंट लग रहा है तो उनको महत्वपूर्ण अंशों को क्या करना चाहिए, रेखांकित कर लेना चाहिए। और क्या है, अनुच्छेद में जो वाक्य, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, सरल, स्पष्ट और रोचक, प्रभावशाली, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा दे रखा है कि कविता शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताइए। क्या है, कविता शिक्षण के उद्देश्य के बारे में बताइए। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य हमारे पास क्या आता है, जैसे अगर हम किसी भी छोटे बच्चे के स्कूल में बुक्स देखते हैं तो उसमें ज्यादातर कविताएं देंगे, जो भी स्टोरीज छोटी छोटी होती कविता के माध्यम से दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, उनका उद्देश्य क्या होता है, उनका उद्देश्य यही होता है कि पाठ्यक्रम को रोचक बनाना, विषय को रोचक बनाना, जिससे बच्चे क्या है मनोरंजन के साथ साथ उसे पढ़ें। और क्या होता है, बालक कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से जल्दी सीखते हैं, तो अर्थ ग्रहण करते हैं जल्दी से। तो इसका भी, इस चक्कर में भी क्या होता है, कविता का उपयोग किया जाता है। और कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसके अलावा एक शिक्षण के विषय को रुचिकर बना दिया जाता है कविता के माध्यम से। मतलब एक तरीके से वो गद्य में होती हैं, गाने के रूप में होते हैं, बच्चे उन्हें गा गा के पढ़ते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, तो मनोरंजन का भी कारण होता है और फिर उनकी रुचि उत्पन्न हो जाती है इन चीजों को पढ़ने में। तो ये हो गया कविता शिक्षण के उद्देश्य। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि विशेष किसे कहते हैं, 100 उदाहरण बताइए। मतलब विशेष क्या होते हैं, अभी तक हमने पढ़े हैं विशेषण, अब हमसे पूछा गया विशेष। तो विशेष क्या होते हैं कि विशेषण तो हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु के जो गुण होता है उसको हम क्या कहते हैं, विशेषण। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति का हम गुण बताते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु का, तो गुण जिस, मतलब जिस चीज का हम गुण बताते हैं उसको हम कहते हैं विशेष। जैसे हमने कह दिया कि आम मीठे हैं। क्या है, आम मीठे हैं। तो यहाँ पे जो मीठा है वो क्या हो गया, मीठे आम है, तो ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। ये हमारा क्या हो गया, विशेषण। लेकिन किस चीज की विशेषता बता रहा है, ये आम की। तो यहाँ पे जो आम हो गया वो हमारे पास क्या हो गया, विशेष। क्या हो गया, विशेष। अर्थात हम कह सकते हैं कि विशेषण में जिन शब्दों के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। अगर किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात की जा रही, गुण के बारे में बात की जाए, तो वो जो चीज होती है उसी को हम कहते हैं विशेष। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है विशेष। अब हम इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे 2 वाक्य हैं। एक तो बहुत ही जाना पहचाना सा वाक्य जो लगभग हर साल पेपर में पूछा जाता है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे अगर हम विभक्ति की बात करें, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो क्या आता है, से अलग होने के अर्थ में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान करे, अपादान से अलग होने के अर्थ में। अपादान के केस में मतलब पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति में क्या होगा, पेड़ के लिए, पेड़ का क्या होता है, वृक्ष। और वृक्ष हो गया आपका अकारांत पुल्लिंग, मतलब राम के हिसाब से इसके रूप चलते, तो ये हो जाएगा वृक्षार्थ। अब पत्ते गिरते हैं अलग होने के अर्थ में, तो क्या हो जाएगा, पत्राणि। और गिरते हैं तो क्या हो जाएगा, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। क्योंकि ये वाक्य क्या है आपका, ये हमारा वाक्य है आपका, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी वर्तमान काल का। वर्तमान काल यानी कि लट लकार में पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। इसके बाद दूसरा आपका वाक्य है कि राम घर जाता है। राम घर जाता है, तो इसका तात्पर्य हो गया, अगर हम इसका बनाएंगे क्या हो जाएगा, राम घर जाता है। एक लट लकार का वाक्य है वर्तमान काल का और सिंपल सा वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, राम का क्या है, राम घर जाता है, तो राम का क्या हो जाएगा, रामः घर जाता है, यानी कि ग्रहम, और जाता है तो सिंपल गच्छति। एक वचन के हिसाब से क्रिया लग जाएगी यहाँ पे, राम के हिसाब से गच्छति। क्या हो गया, रामा ग्रहम गच्छति। तो ये हो गया आपका हिंदी के पेपर का सोल्यूशन, जो कि आपका रिसेंटली भी
2018 बैच के लिए जो 4th सेमेस्टर के पेपर हुए थे उसका। अभी देखिए 4th सेमेस्टर के दोबारा से पेपर होने हैं जो बैक वाले प्रशिक्षुओं थे, तो ये वीडियो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। आगे आने वाले एग्जाम में किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपके जीजीए पेपर आए उनको आप डीप से पढ़ें, किस तरीके के क्वेश्चन है, उस तरीके से अपनी तैयारी को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आने वाले हर वीडियोस को अपडेट टाइमली पाने के लिए नोटिफिकेशन या बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।